आज व्यू 360 में सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल हुए 1 साल पूरा होने पर अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात पर एक नजर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर डेंगू के केसेस, वजह क्या है? पॉलिटिसाइज हो गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। और देखिएगा ऑस्कर के लिए नामजद की गई पाकिस्तानी फिल्म लाल कबूतर के अदाकार अहमद अली का इंटरव्यू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की पहली बरसी के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। जमाल खशोगी को गुज़िश्ता बरस इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में कत्ल किया गया था। उनके कत्ल के बाद दुनिया भर में सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया गया था और आज भी उनके कातिल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के मुतालबात जारी हैं। जमाल खशोगी अपने कॉलम्स में मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करते थे और ख्याल किया जाता है कि उन्हें इसी बुनियाद पर कत्ल किया गया। खशोगी कत्ल केस में सऊदी अरब में अब तक 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। सऊदी वली अहद इस कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद कर चुके हैं। ये तकरीब इस्तांबुल में उस सऊदी सफारत खाने से चंद मिनट के फासले पर मुनक्किद की गई जहां गुज़िश्ता बरस जमाल खशोगी शादी की दस्तावेज़ात हासिल करने गए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ एक सऊदी स्क्वाड वली अहद बिन सलमान मोहम्मद के मुबैना हुक्म पर उनको कत्ल के लिए तैयार बैठा है। इस तकरीब में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खशोगी के दोस्तों ने शिरकत की। ये सारे शानदार और खूबसूरत लोग जमाल को एक सहाफ़ी, मुसन्निफ, सरगर्म कारकुन, एक दोस्त और एक अजीम इंसान के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो मेरे अजीम दोस्त थे, मेरी जिंदगी थे और मैं अब भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हमारे दिलों में हैं और आप अकेले नहीं हैं। वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार और अमेरिका के मुस्तकिल रिहायशी जमाल खशोगी के कत्ल के 1 साल बाद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब और उसके वली अहद के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के बहुत से अरकान सऊदी अरब के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली की बात कर रहे हैं। जमाल खशोगी को इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होने के बाद कत्ल कर दिया गया और उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए थे और शुबा है कि ये सब एक सऊदी टीम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईमा पर किया था। वाक़े के 1 साल बाद उनकी याद में दुनिया भर में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए गए, जैसे वाशिंगटन में होने वाला ये इवेंट जिसमें कांग्रेस के 11 अरकान शरीक हुए। उनके कत्ल के बाद से अमरीकी कांग्रेस का सऊदी अरब को असलहा बेचने के मामले पर कई बार सदर ट्रंप के साथ तसादुम हो चुका है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न ने VOA को बताया कि सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराने से गुरेजा हैं। बुनियादी बात यह है कि हमें उन्हें असलहा या मिलिट्री इमदाद नहीं देनी चाहिए। इस पर इतना रद्द-ए-अमल तो होना चाहिए और दोनों ऐवानों की जानिब से एक बड़ी तादाद सदर को असलहे की खरीदारी को रोकने के बिल्स भेज रही है, जिन्हें सदर ट्रंप वीटो करते आ रहे हैं। सदर ट्रंप और वजीर खारजा माइक पॉम्पियो की सऊदी शाही खानदान के लिए हिमायत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। मेरे लिए ये एक आसान इक्वेशन है, अमेरिका को अजीम बनाएं और अमेरिका पहले। मेरे ख्याल में माइक पॉम्पियो और सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए अपना हिसाब किताब किया हुआ है। सऊदी अरब भरपूर तरीके से यमन के साथ जंग में मुलव्विस है और अमेरिका ने उसे खुली छुट्टी दी हुई है। मशरिक़ वस्ता की उमूर की माहिर यास्मीन फारूक के मुताबिक ट्रंप का सऊदी ताल्लुकात को ज़ाती रंग देना खशोगी के कत्ल के मामले में मददगार साबित नहीं हुआ। इसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अब अमेरिकी सदर के ज़ाती फैसलों पर मुनहसर होकर रह गए हैं, बनिस्बत मशरिकी वस्ता में अमेरिका के कौमी मुफादात के। और अब जबकि सऊदी अरब सियाहत और आलमी सरमायाकारी को फरोग देना चाह रहा है, यास्मीन कहती हैं खशोगी का कत्ल सऊदी सल्तनत पर बरसों तक एक बदनुमा दाग बनकर मौजूद रहेगा। सिंडी सेन के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। दबाव के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि वो सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात में और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के माहिर, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात हों या टर्की के प्रोसिक्यूटर हों, उन सब ने इशारा यही किया है कि खशोगी के कत्ल के ज़िम्मेदार किसी हद तक जो है मोहम्मद बिन सलमान है। ऐसे में मिस्टर ट्रंप के लिए आपके ख्याल में हथियारों की डील या ईरान का तनाज़ा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जवाब देने से ज़्यादा अहम है? देखिए, मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि जहाँ तक इंसानी हकूक़ का मामला है वो बड़ी हद तक कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। जैसे ही ग्लोबलिज़म ख़त्म हो रही है और मल्टीलैटरलिज़म ख़त्म हो रही है, उसकी जगह पर नेशनल इंटरेस्ट और बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा अहम हो गया है। और उसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए कौमें अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, और इसी तरीके से अमेरिका में भी पॉलिसी बनाई गई है जिसकी बेसिस पर वो सऊदी अरेबिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है और बड़ी उसकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और उसके अलावा वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, इसकी वजह से इंटरेस्ट तो है। और उसी इंटरेस्ट को देखते हुए यकीनन तौर पे गवर्नमेंट इसका ख्याल करती है। जैसे आपको मालूम है, देखिए अभी जब हिंदुस्तान का और कश्मीर का मामला हुआ था तो उसमें भी आलमी तौर पर कुछ सपोर्ट नहीं मिली थी, हालांकि इंसानी हकूक़ को देखते हुए कश्मीरियों को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान का जो मकसद था उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमने अमेरिका की बात की, अगर हम मुस्लिम दुनिया की बात करें तो आपके ख्याल में उनका रद्द-ए-अमल ठीक रहा, और क्या सऊदी अरब की जो स्टैंडिंग है मुस्लिम वर्ल्ड में वो मुतासिर हुई? जी यकीनन हुई है। देखिए, सरकारी तौर पे तो इसमें आप फ़र्क नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, या ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सऊदी अरेबिया में। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो प्राइवेटली हो रहा है, और प्रेस लेवल पे हो रहा है, या सोशल फाउंडेशंस की बेसिस पे हो रहा है, वो सरकारी बेसिस पे नहीं हो रहा। लेकिन यकीनन तौर पे सऊदी अरेबिया की अहमियत और उसकी इज्जत कम हो गई है। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा कि वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं और मुल्ज़िमों को जो है या मुल्ज़िमान को वो इंसाफ के कटहरे तक लाएंगे। तो कितना आप समझते हैं कि फेयर ट्रायल हो रहा है सऊदी अरब? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहाँ तक सऊदी अरेबिया का सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, उसमें आपको एक आम चीज़ देखनी होगी, वो ये कि जो रूलर्स होते हैं वो कभी किसी सूरत में भी जुडिशल सिस्टम के नीचे नहीं आते, वो हमेशा जुडिशल सिस्टम से ऊपर रहते हैं। इसलिए अगर ये केस चलता भी है, जो इस वक्त मैंने सुना है कि चल रहा है, तो उसके कैपेसिटी नहीं है कि वो रूलर्स को कन्विक्ट कर सके, जो रूलर्स के खिलाफ केस कर सके। ये सिर्फ कॉमनर्स के खिलाफ हो सकता है, रूलर्स जो हैं उससे बालातर है। तो आपके ख्याल में सहाफ़त पर, क्योंकि वो एक सहाफ़ी थे और उनका एक राइट था अपनी बात करने का, ओवरऑल दुनिया में और ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड में सहाफ़त पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, आपको मालूम है कि जहाँ तक सहाफ़त का मामला है इसकी रिलेशनशिप हमेशा ह्यूमन राइट्स के साथ और फ्रीडम के साथ होती है। चूँकि पिछले 10-15 साल से ख़ास तौर पे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हुई हैं, तो बड़ी हद तक अथॉरिटेरियनिज़म बढ़ गई है। अथॉरिटेरियनिज़म जब बढ़ती है तो उसका बेसिक मकसद यही होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए इसको देखते हुए जर्नलिस्ट जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं और आगे सराहते हैं, उनकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। इसी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि बड़ी हद तक जहाँ तक जर्नलिस्ट का मामला है उनकी सपोर्ट में कमी आई है, हालांकि उनके लिए मॉरल प्रोटेक्शन जो सपोर्ट जो वो कायम है, लेकिन सरकारी सपोर्ट कम हो गई। यानी कि अगर जो तंजीमें हैं वो भी अगर रियासतों पर या हुकूमतों पर दबाव डालें कि खशोगी की तहक़ीक़ात के मामले में या उनके मुल्ज़िमों को कटहरे तक लाया जाए, तो मुल्क उनकी बात नहीं सुनते। तो ये किस तरह के केओटिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं? देखिए, ग्लोबली हम बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हर मुल्क जो अपने इंटरेस्ट को देखता है, इस कंडीशन में अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसके रास्ते में आता है तो उस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर देगा या ख़त्म कर देगा। जर्नलिस्ट उस इंस्टीट्यूशन में शामिल होते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका,
हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। पाकिस्तान में डेंगू के मरीजों की तादाद 17,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि कम से कम 31 अफराद इसके बायस हलाक हो चुके हैं। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की निस्बत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में अस्पताल इस बीमारी के बढ़ते मरीजों से कैसे निपट रहे हैं और हुकूमत का इस मामले पर क्या कहना है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। भक्कर से ताल्लुक रखने वाले 43 साला मुनीर इस्लामाबाद में मुलाजिमत करते हैं। एक हफ्ता बुखार और निढाली के बाद जब ये अस्पताल टेस्ट करवाने आए तो पता चला कि ये डेंगू में मुब्तला हैं। मरीजों की लंबी कतारों के बावजूद इन्हें अस्पताल में जगह तो मिल गई, लेकिन वो नहीं जानते कि कब सेहतयाब होंगे। हुआ इसी तरह कि मैं इसी अस्पताल में भाई एडमिट था, मेरा छोटा, उसके साथ अटेंडिंग कर रहा था। उधर दूसरे दिन मुझे हो गया इधर मतलब बुखार, 3-4 दिन 104 पे बुखार रहा मुझे। यहाँ मौजूद अमला भाग दौड़ में मसरूफ जरूर है, लेकिन क्या ये इंतजामात डेंगू के इतने ज्यादा मरीजों के लिए काफी हैं? आज ही हमें एक पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे वी वर नॉट एबल टू मतलब होल्ड ऑल दिस पेशेंट, तो हमने सेपरेट एक उनका बना दिया है जहाँ पे डॉक्टर भी हमने बिठा दी डेंगू की, वो रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में डेंगू के हजारों केसेस सामने आ चुके हैं और ये मर्ज जानलेवा भी साबित हो सकता है। जिनको पहले डेंगू हो चुका हो, दोबारा जब वो दूसरी जगह से, फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। डेंगू की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि पिछले साल इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हुई है। बेसिकली वही है कि प्रॉपर स्प्रे नहीं हुआ, अगर प्रॉपर स्प्रे होता तो ये नौबत ना आती। दूसरी तरफ महकमा सेहत है, जिनका मौक़िफ़ है कि डेंगू के बढ़ते मरीजों की तादाद कोई महकमाती कोताही नहीं बल्कि एक कुदरती पैटर्न है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे का टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन बीमारी की रोकथाम के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इसका एक पैटर्न होता है कि ऑल्टरनेट ईयर्स जो है इनकी पीक आती है इसकी, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी इफेक्ट हो गए हैं उनके लिए तो हॉस्पिटल्स में इंतजामात मौजूद हैं, फ्रंट डेस्क बना दिए गए हैं और वार्ड्स जो हैं वो आइसोलेशन वाले वार्ड्स जो हैं वो इनके लिए मुख्तस कर दिए गए तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में। हुकूमत और माहिरीन सेहत दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डेंगू पर बरवक्त मनसूबाबंदी और इकदामात के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात की है। अफगान तालिबान का 12 रुकनी वफ़द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में इस्लामाबाद में मौजूद है। तफसील जानने के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर लॉग ऑन कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। घर और दफ्तर के दरमियान वक्त को तकसीम करना एक मुश्किल काम है, खास करके जब ये काम 24 घंटे हफ्तों के साथों दिन करना हो। ये ज़िंदगी है एक अमरीकी कांग्रेसमैन की जो अपने वोटरों के मुतालबात और अपनी पार्टी के मंशूर के माबैन तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए हज़ारों की तादाद में अपने हलकों के लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की तकदो में लगे रहते हैं। आइए देखते हैं एक नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेसमैन पीट स्टॉबर मकामी मसाइल को कौमी मसाइल से हम आहंग करते हुए किस तरह इससे निपटते हैं। पीट स्टॉबर कौन है? अपने बच्चों के लिए मैं अब भी एक बाप हूँ, बीबी के लिए खावन, ताहम कांग्रेसमैन का ओहदा गैर हकीकी सा लगता है। ये अमरीकी कांग्रेस के नौ मुंतखब नुमाइंदे पीट स्टॉबर हैं, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में एक नई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका काम अपने हलके के 6,60,000 लोगों के मसाइल सुनना है। इनमें से बेशतर ऐसे मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं जिनकी बाज़गश्त कौमी सतह पर भी सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन। पीट स्टॉबर के डिस्ट्रिक्ट में हर 10 में से 9 अफराद सफ़ेद फार्म है। ये बेशतर देही इलाका है। हमारे मसाइल में से एक लोगों की भर्ती और हिस्पानवी वर्कर्स की अहमियत को उजागर करना और एक बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसी का हसूल है जो मालकान और कारकुनों दोनों के लिए बेहतर हो। हालिया निज़ाम मफलूज हो चुका है।
डुलोथ में बेरोजगारी की शरह 4% से कम है, इसलिए रॉन मिलर जैसे कारोबारी मालिकान को तारिकीन वतन पर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सदर ट्रंप इमिग्रेशन को महदूद करने का इरादा रखते हैं। पीट स्टॉबर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के हामी हैं, ताहम उन्हें अपने हलके के लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल है। मैं कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन का हामी हूँ। हमारे कुछ किसानों को इन तारकीन वतन मजदूरों की ज़रूरत है। तारिकीन वतन का बहरान देखने के लिए पीट स्टॉबर रियासत एरिज़ोना में मेक्सिको की सरहद गए। ये वो जगह है जहाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन होती है। मेक्सिको तकरीबन 75 से 80 फीट के फासले पर दरिया के उस पार वाक़या है। पीट स्टॉबर का जिला सरहद से 32 किलोमीटर के फासले पर लेक सुपीरियर के किनारे वाक़िए है। कांग्रेसमैन पीट स्टॉबर का अगर पहला बिल मंजूर होता है तो रियासत मिनेसोटा में इस साबिक LTV स्टील की इमारत में तांबे का एक प्लांट लगाने की इजाज़त मिल जाएगी। पोलीमेट नामी कंपनी का कहना है कि उनकी खान से तकरीबन 1000 अफराद को रोजगार मुहैया होगा। ताहम जंगलाती इलाके को कनकनी के लिए इस्तेमाल में लाना भी एक मुतनाज़े कौमी मसला है। पॉलीमेट माहौलियात से मुतालिक तमाम रियासती और मरकजी जवाबित पर पूरा उतर चुकी है। हम अपने पानियों और जंगलात की असल शक्ल को कायम रखते हुए भी ये सब कुछ एक महफूज तरीके से कर सकते हैं। ये बिल बहस के लिए इस वक्त कांग्रेस की ज़ेली कमेटी के सामने है, जो ये फैसला करेगी कि इस बिल को वोटिंग के लिए ऐवान में पेश करना चाहिए या नहीं। कैरोलिन परसोटी के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन के सालाना साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में अगरचे भारतीय फिल्मों की बड़ी तादाद पेश की जाती है, मगर इस साल बेहतरीन अदाकार का जूरी अवार्ड जीता पाकिस्तानी अदाकार अहमद अली अकबर ने फिल्म लाल कबूतर के लिए। ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए पाकिस्तान की जानिब से भी नामजद की गई है। सारा जमान ने अहमद अली अकबर से पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के चैलेंजेस के बारे में पूछा है। आइए देखते हैं। आप एक ही ट्रिप में अमेरिका के 3 फिल्म फेस्टिवल्स कर रहे हैं, जिसमें आप लाल कबूतर को लेकर आए हैं। आपके ख्याल में यहाँ पे जो ऑडियंस है वो लाल कबूतर को क्यों पसंद करेगी? क्या खास बात है लाल कबूतर में? It'll be an insight into कि कराची की ज़िंदगी कैसी है, और बहुत पेसी है, बहुत ग्रिटी है, बहुत रियलिस्टिक है। पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में एक ये तनकीद की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा भारतीय फिल्मों जैसी लग रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरी बात ये भी कि एक पाकिस्तानी फिल्म, एक क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी फिल्म कैसी होनी चाहिए? हम पिछले 20-25 साल से 30 साल से इंडियन फिल्म्स देखते आए हैं। हम उनके गाने गाते आए हैं। ना भी चाहें तो हम उनसे इंस्पायर्ड होंगे। उनका सिनेमा पावरफुल भी है, उनका सिनेमा पूरी दुनिया में फैला हुआ भी है। एक क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी फिल्म जो है उसमें आधी चीज़ें वैसी होंगी जो इंडियन फिल्में होती हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जब भी तनाव आता है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि दोनों ही जानिब के एक्टर्स उसमें शामिल हो जाते हैं। जो नहीं होते उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शामिल हो। क्या करना चाहिए ऐसे में एक्टर, जिम्मेदार एक्टर को? पॉलिटिसाइज हो गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अब, क्योंकि हमें लगता है हमें ओपिनियनेटेड होना चाहिए हर बात पे, तो हम होते हैं। हमारे एक्टर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्हें लगता है मे बी शायद उन्हें लगता होगा उनकी फॉलोइंग शायद ज़्यादा बढ़ जाए, बट उनको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र होती है। लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेसी और पीस ऑफ माइंड दोनों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप आज के दौर में? मैं वाकई बहुत इनएक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी मुझे बहुत, और मेरी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत अजीज़ है, और सोशल मीडिया में कंपैरिजन में वही होता है जिसमें आप डिप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ देखते हैं, वो भी सिर्फ स्निपेट्स ऑफ देयर लाइव्स, परफेक्ट मोमेंट्स। टेलीविजन पे जो कंपटीशन हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा, उसने आपके ख्याल में क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट किया है? 2 तरीके से इफ़ेक्ट किया है। एक तो अच्छे तरीके से भी इफ़ेक्ट किया है कि नए लोग आ रहे हैं और बेहतर कंटेंट लिखने की कोशिश की जा रही है। आप जाएं किसी प्रोडक्शन हाउस में तो आपको बाकायदा कहा जाता है कि अच्छा ये A ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये B ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये C ग्रेड ड्रामा है हमारा, which is kind of sad. चलें इधर आ जाए, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम।
लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आपको ईरानी कबाब खाने हो या देसी बिरयानी, मैक्सिकन टाकोस खाने हो या जापानी सुशी, यानी आपको चाइनीज़, मेडिटेरेनियन, ग्रीक, थाई, वस्त अमरीका और यहाँ तक कि हलाल और पाकिस्तानी खाने तक सब वाशिंगटन में मौजूद खानों के ट्रक से मिल सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में फूड्स के बिजनेस के हवाले से पहली रिपोर्ट में आपने देखा था कि ये बिजनेस यहाँ मकबूल कैसे हुआ और क्वालिटी कंट्रोल कैसे मुमकिन बनाया जाता है। इस सिलसिले की दूसरी रिपोर्ट में जानते हैं कि फूड ट्रक मालिकान मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटते हुए कैसे इस बिजनेस को अपने लिए मुनाफा बख्श बनाते हैं। तफसील के साथ असदुल्ला खालिद। रोजाना लंच में मुख्तलिफ और लजीज खाने किसको अच्छे नहीं लगते, और वो भी जब मौसम अच्छा हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मेडिटेरेनियन में भी हलाल है, समटाइम्स आपको हॉट डॉग्स भी हलाल मिल जाते हैं। सो इंडियन फूड हलाल है। मेरे फेवरेट हैं ये मेडिटेरेनियन फूड, अरब फूड, कभी देसी बिरयानी भी मिल जाती है, तो मिक्स कर सकते हैं। अयाद फ़लस्तीन से हैं और उन्होंने तकरीबन $50,000 की सरमायाकारी से 5 साल पहले इस कारोबार का आगाज़ किया। इस वक्त उनके 3 फूड ट्रक्स हैं। वो और उनकी बीवी इन फूड ट्रक्स पर हलाल खाने बेचते हैं और उनके चंद खानों में आपको मशरक़े वस्ता का फ्लेवर भी मिलेगा। रेस्टोरेंट की तरह अच्छी लोकेशन यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मुश्किल है कि आपको अच्छी लोकेशन मिले। जैसे कि आज मैं लफान प्लाजा पर हूँ और ये लोकेशन किसी लॉटरी से कम नहीं। मैं यहाँ काम करने के लिए फीस भी अदा करता हूँ। उनके पास ही गुरनाम सिंह बिरयानी और टिक्का बेचने के लिए खड़े हैं, जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट ज्यादा मुनाफा बख्श ना होने पर अपनी सारी तवज्जो इस फूड ट्रक पर दी और इसे मुनाफा बख्श बनाया। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ $7,000-8,000। On each truck I have 3 employees. हर ट्रक पर मेरे लिए 3 लोग काम करते हैं जो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक काम करते हैं, लेकिन मेरा दिन सुबह 5:30 या 6 बजे शुरू होता है ताकि सब कुछ वक्त पर तैयार हो सके। Some people who put French fries inside, but here people don't like French fries inside. खाने का कारोबार जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस कारोबार में इन लोगों को सुबह 5 बजे अपने दिन का आगाज करना पड़ता है और रात 9 बजे तक ये लोग काम करते हैं। महीने के वस्त में कारोबार अच्छा होता है, खास तौर पर जब मौसम भी ठीक हो। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस मौसम में कस्टमर्स बहुत कम हो जाते हैं, हत्ता कि कई बार आपको अपने मुलाजमीन को जेब से अदायगी करना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद इस कारोबार में मुकाबला बढ़ रहा है। वाशिंगटन डीसी में फूड ट्रक एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में सिर्फ 300 ट्रक ये कारोबार करते थे, जिनकी तादाद अब 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी। जब मैंने इस कारोबार का आगाज किया तो कोई 300 ट्रक इस कारोबार में थे, लेकिन अब अच्छी लोकेशन का मिलना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत ज्यादा जुर्माने भी किए जाते हैं और इस कारोबार की रेगुलेशन बहुत सख्त है। फूड ट्रक्स के कारोबार के मसाइल अपनी जगह, लेकिन जो भी यहाँ अच्छा खाना बना के कस्टमर्स का ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, उसके पास कस्टमर्स बार बार जाते जरूर दिखाई देते हैं। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप।